Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a special video on the Kurukshetra monthly compilation and we'll be discussing the Kurukshetra for the month of September. So this is the important issue as you have seen in the thumbnail that we are discussing about agriculture research. So in this edition of the September, there are lots of article which talks about the agriculture's reform and technology which is there. सो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है पूरे कुरुक्षेत्र मैगजीन में सितंबर वाले में तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे एंड बिफोर आई प्रोसीड आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट आर द टेबल ऑफ कंटेंट व्हाट विल बी डिस्कसिंग इन दिस सेशन. So I have segregated the list of the topic that will be discussed. So the first is sustainable crop productions. The second is strengthening the human resource in agri supply chain. Third is prioritizing agriculture and its research need. Fourth, agriculture research for the food security and income. Research and development for the sustainable agriculture. Strategy to boost India global agriculture trade. And the last is innovation practice for smart agriculture. So these are all the important articles that you must know if you are preparing for the civil service examination. तो आगे बढ़ते हैं जो important चीज़ें हैं उसको एक एक करके समझेंगे topic wise. And before I proceed, those of you who are new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for more informative videos on the YouTube. And if you like this video, do not forget to give a thumbs up. So let's start our topic with the sustainable crop production, because talking about the sustainability of the crop production, this is very important, and indeed it is important for your mains examination as well, right? So let's see what are the important contents that is reported in the month of the magazine. So agriculture, talking about the agriculture, it contributes 17% to the GDP. पूरी जो contribution है agriculture की हमारे GDP में वो 17% के आसपास है, right? So this point is a further point which would be important for you. Now agriculture की अगर बात करें तो recent time में अगर देखा जाए तो agriculture yield has been lowering due to decrease in the land holding की वजह से erratic rainfall, climate change और imbalance use of fertilizer की वजह से जो agriculture की yield है वो कुछ समय से थोड़ी कम हुई है, right? स्टेबल जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है दैट कंट्रीब्यूट्स टू 4 पिलर, 4 मुख्य उसके पिलर हैं फॉर फूड सिक्योरिटी. वो कौन कौन से हैं? सबसे पहली है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड्स, राइट? अवेलेबिलिटी ऑफ लाइक द सेकंड वुड बी एक्सेस, यूटिलाइजेशन एंड स्टेबिलिटी इन द मैनर दैट एनवायरमेंट आर लाइक. अगर ये तीन चीज की बात करें इन्वायरमेंटली, इकोनॉमिकली और सोशली रिस्पॉन्सिबल ऑफ द टाइम, तो ज़रूरी है कि अवेलेबिलिटी के साथ साथ इन सारे चीज़ों का भी ध्यान रखा जाए. तो मेन मकसद ये है कि अगर किसी चीज़ की अवेलेबिलिटी हो रही है, फूड सिक्योरिटी की अवेलेबिलिटी है, फूड सिक्योरिटी की एक्सेस है, यूटिलाइजेशन और स्टेबिलिटी है, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें एनवायरमेंट को भी इकोनॉमिकल भी हो और सोशली रिस्पॉन्सिबल भी हो ओवर द टाइम, राइट? नाउ सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शंस की अगर बात करें तो उसका मतलब क्या है? अब सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो इट रेफर्स टू द प्रैक्टिस दैट इंश्योर हाई सस्टेनेबल यील्ड ओवर द टाइम विदाउट अफेक्टिंग सॉइल और इकोसिस्टम हेल्थ. तो सस्टेनेबल का मतलब ही है विदाउट इम्पैक्टिंग एनीथिंग, राइट? ईदर इट वुड बी इंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ द हाई यील्ड एंड एट द सेम टाइम जो सॉइल की क्वालिटी है, जो इकोसिस्टम है, उसको किसी तरह से इम्पैक्ट ना हो. तो इट्स मोर ऑफ अ लाइक ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग. सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शंस के बहुत सारे प्रैक्टिसेस हैं, वो मैं आपको आगे भी बताऊंगा क्या क्या चीज़ें हैं. सो बिफोर आई प्रोसीड आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट. सो किस तरह से सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट की जाती है. तो अगर बात करें एग्रीकल्चर के कंटेक्स्ट में तो सॉइल हेल्थ मोस्टली रेफर टू द अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल टू सस्टेन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज, राइट? तो एक तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को सस्टेन करके रखे, दूसरी चीजें हैं इट शुड प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज. सो दिस इज व्हाट यू कैन डिफाइन सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, जिसको SHMB कहते हैं शॉर्ट में. सो दिस इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड. नाउ SHM की बात करें तो जो एक हेल्दी सॉइल है they might function to support the plant growth, plant की growth में मदद करेगी, including the nutrient cycle, biological control of the plant pest and regulation of water and air supply. तो ये सारी चीज़ें एक healthy soil के लिए बहुत ही ज़्यादा important है. जो poor organic content होती है that negatively affects the physical, chemical and biological properties of the soil. तो जब तक सॉइल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, सॉइल को उस तरह सही से मैनेज नहीं किया तो प्रोडक्टिविटी भी जगह पे कम हो जाती है, राइट? इसी वजह से इंडिया में सारे जगह पे काफ़ी वेरिएशंस है रिगार्डिंग द क्रॉप डाइवर्सिटी और क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंगली. नाउ गवर्नमेंट ने सॉइल हेल्थ कार्ड लॉन्च किया था
इसके बारे में आप सभी लोगों को पता होगा. Soil health card is a printed report that the farmer will have to be handed over the each of his holding. जो भी लैंड है उनके पास, उसकी क्या न्यूट्रिएंट वैल्यू है, कौन कौन से क्रॉप सूटेबल हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप सूटेबल है, प्लांटेशन सूटेबल है, ताकि वो उस चीज़ को बचा सकें. बिकॉज मेनी टाइम्स फार्मर्स आर नॉट एक्चुअली अवेयर कि उनके जो सॉइल हैं, देखो ट्रेडिशनल नॉलेज एक अलग बात है, बट गवर्नमेंट की जो कोशिश है, दे आर ट्राइंग टू इम्पार्ट द थिंग्स विच इज फेवरेबल टू द फार्मर्स. दे कैन यूज दैट पर्टिकुलर सॉइल फॉर हाई यील्ड प्रोडक्टिविटी क्रॉप्स, राइट, जो वहाँ के लिए सूटेबल हो. इसलिए सॉइल हेल्थ कार्ड लाया गया इंडिया में. नाउ बात करें जो कंजर्वेशन ऑफ एग्रीकल्चर है, किस तरह से कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की तरफ भी आगे बढ़ना है. टॉकिंग अबाउट द सस्टेनेबिलिटी, एग्रीकल्चर की कंजर्वेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो द फार्मिंग सिस्टम कैन प्रिवेंट द लॉस ऑफ एरेबल लैंड विथ रीजनरेशन एंड डिग्रेडेड लैंड्स. तो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली ज़रूरत है, वी नीड टू प्रमोट एंड मेंटेन द परमानेंट सॉइल कवर. मिनिमम सॉइल को डिस्टर्ब किया जाए और जो डाइवर्सिफिकेशन है प्लांट की स्पीसीज की, उसको यूज़ किया जाए. एक मोनोटोनस नहीं हो. अगर आप किसी जगह पे वीट लगा रहे हैं, राइस लगा रहे हैं, दैट इज समथिंग लाइक, वहाँ पे तो वो चीज़ें ही लगती है. लेकिन अगर क्रॉपिंग की बात करें, प्लांट स्पीसीज की बात करें, तो उसमें डाइवर्सिटी होने की ज़रूरत है. एक ही चीज़ को बार बार नहीं लगाना है, राइट. एंड इट ऑल्सो enhance द बायोडाइवर्सिटी, नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, जहाँ पे जो ग्राउंड वाटर के सरफेस है उसमें कंट्रीब्यूट करे, जो वाटर और न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी है उसको इंप्रूव करे. एंड इट शुड बी मोर टुवर्ड्स द सस्टेन क्रॉप प्रोडक्शंस, राइट. तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है. नाउ टॉकिंग अबाउट द 3 मेन प्रिंसिपल, कौन कौन से कंजर्वेशन के 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है. सो फर्स्ट इज minimum mechanical soil disturbance. Now the second is permanent soil organic cover, जो एक ऑर्गेनिक कवर होती है सॉइल के लिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एंड द थर्ड इज स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन. इसमें मैं क्रॉप की भी बात कर रहा हूँ, और भी जो प्लांटेशन क्रॉप्स हैं जिनको लगाया जा रहा है उसमें डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है, राइट. ना उसके बाद आती है टॉपिक दैट इज क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट. इसमें जो रेसिड्यूज है उसको कैसे मैनेज किया जाए. तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने एक एडवाइजरी जारी किया था सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को, वेयर दे हैव क्रिएटेड एन अवेयरनेस अमंग द फार्मर अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द स्ट्रॉ बर्निंग. आपने देखा होगा जिस तरह से हरियाणा में, मैं स्पेसिफिकली अगर दिल्ली एनसीआर एरिया की बात करूं, या आप में से कई लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, तो यू मस्ट बी अवेयर कि हरियाणा से जो स्ट्रॉ बर्निंग होती है वो सीधे दिल्ली रीच करती है, और वहाँ का जो एयर पॉल्यूशन है उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है. और ये होती है विंटर के टाइम में, लाइक अराउंड दिवाली. तो उस टाइम पे लाइक दीपावली के टाइम में ये वीड्स भी जलते हैं, और जो क्रैकर्स का पॉल्यूशन है वो दोनों मिलके वहाँ की एयर पॉल्यूशन इतनी क्वालिटी इतनी ख़राब हो जाती है, लाइक इट रीचेस टू 243 250, राइट. तो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर एयर क्वालिटी हो जाता है. तो इसको लेकर के जो स्ट्रॉ बर्निंग है उस पर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक एडवाइजरी भी जारी किया है कि आप इस तरह से ना करें. एक स्कीम लाई गई है, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जहाँ पे प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ द क्रॉप रेसिड्यू को रखा गया है. स्पेसिफिकली कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स को उसमें टारगेट किए गए हैं. उसमें जो स्टेट्स हैं वो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, राइट. तो ये सारी चीज़ों में इन स्कीम्स को लॉन्च किया गया ताकि जो आसपास के इलाके हैं उनमें एयर पॉल्यूशन की जो है क्वालिटी है उसको रखा जाए मेंटेन, और वो और ज़्यादा डिटोरेट ना करे. नाउ साथ के साथ गवर्नमेंट की ये भी कोशिश है कि एक नेशनल पॉलिसी फॉर मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू भी बनाया है, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये है कि जो क्रॉप बर्निंग है, जो रेसिड्यूज बर्निंग है, दैट शुड प्रिवेंट द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन. क्योंकि ये रिपोर्ट्स भी बड़े एक्सपर्ट, जो हम इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट थिंक टैंक्स हैं, उनके मुताबिक इससे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन काफ़ी ज़्यादा है, लॉसेस ऑफ द सॉइल न्यूट्रिएंट्स होती है, एंड मिनरल प्रमोशन बाय द इन सीटू क्रॉप रेसिड्यूज. तो इस जो क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट है वहाँ पे ये कोशिश की गई कि इन सीटू की जाए, उसी लोकेशन में, उसी एरिया के विद इन की जाए, उसी की बाउंड्रीज में रखी जाए, और जो क्रॉप की जो सॉइल न्यूट्रिएंट है उसको लॉस होने से बचाया जा सके, राइट. सो दीज आर सम ऑफ द ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस बीइंग सपोर्टेड एंड बैक्ड बाय द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स. नाउ बात करें इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की, तो यहाँ पे आप समझ ले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है. तो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट होती क्या है? देखो इसमें इट्स अ मेंटेनेंस ऑफ सॉइल की जो फर्टिलिटी है, जो प्लांट के जो न्यूट्रिएंट है एक ऑप्टिमम लेवल पे पहुँच पाए, उसके लिए न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की जाती है ताकि जो डिजायर्ड प्रोडक्टिविटी है वो फार्मर को मिल सके इन ऑल पॉसिबल सोर्सेज, चाहे वो ऑर्गेनिक हो,
इनऑर्गेनिक हो या फिर बायोलॉजिकल कंपोनेंट हो, ये सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करके ये इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की जाती है. सो लाइक दे आर इंटीग्रेटिंग ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स. नाउ इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बेसिकली एडवांटेजेस क्या हैं, ये भी आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है. तो इट इन्हांस द एवेबिलिटी ऑफ अप्लाइड एज वेल एज नेटिव सॉइल न्यूट्रिएंट्स, उसकी जो क्वालिटी को इम्प्रूव करती है. सेकेंड, इट प्रोवाइड a balanced nutrition to the crop and minimizes antagonistics effect, जो कि जो रिवर्स इफेक्ट है, जो नेगेटिव इफेक्ट है, उसको कम करती है, राइट. और जो न्यूट्रिएंट इम्बैलेंसेस हैं उनको ठीक करती है. साथ के साथ जो इट इम्प्रूव एंड सस्टेन द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फंक्शनिंग ऑफ द सॉइल. तो कभी भी आप मेंस में अगर इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में लिख रहे हैं, उसके एडवांटेजेस को जरूर लिखें. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल. यू शुड राइट द एडवांटेजेस एज वेल. अगर आपको डिटेल में बताना तो आप डिटेल में बताएं, लेकिन एटलीस्ट 1 से 2 आपको एडवांटेजेस बताने होंगे, राइट, सो दैट एग्जामिनर नो कि आपको चीजें पता है. Now, minimizing the deterioration of the soil, water and ecosystem by promoting the carbon sequestering. Carbon sequestering भी एक बहुत ही important method है जहाँ पे जो soil nutrient loss है उसको कम किया जा सकता है. So these are some of the important advantages of the integrated nutrient soil management. Now, integrated pest management की बात करें तो यहाँ पे pest control is again very important. तो integrated pest management combine the uses of biological, cultural and chemical practice to control the insect and pesticide agriculture productivity में. साथ के साथ it seeks to use the natural predator और parasite control, जितने भी parasites हैं, जो pest हैं, उनको कंट्रोल किया जाए, राइट, सो दैट वो नेचुरल तरीके से हो और क्रॉप को कम से कम इफेक्ट करे. जो दूसरी तरीके है दैट इज रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज. यहाँ पे रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड रेजिंग इनपुट यूज, जो कटिंग कॉस्ट है उसको कम किया जाए, इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स बढ़ाया जाए. अल्टीमेटली ये एम है कि जो फार्मर्स हैं उनके लाइवलीहुड अच्छी हो और उनकी जो पॉवर्टी जो चल रही है उसको रिड्यूस किया जाए. तो ये सारी चीज़ें जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेज है उसी से मदद मिल सकती है. तो ये आर्टिकल थोड़ी लंबी है बट आप इसको बहुत अच्छे से समझें क्योंकि क्वेश्चन इससे बहुत बनते हैं मेंस एग्जामिनेशन में. Now, the conservation technology are formed to reduce tillage, जो टिलेज है उसको कम करने के लिए जीरो टिलेज या फिर बेड प्लांटिंग की तरफ भी ध्यान दी जाती है फ्रॉम द रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज, राइट. Now coming to the other topic, that is strengthening the human resources in agri supply chain, because it is very important that we should have an adequate and strengthened human resource to maintain the agri supply chain, right. तो यहाँ पे क्या important है इस टॉपिक में. इफ यू टॉक अबाउट एग्री सप्लाई, तो जो एग्री सप्लाई चेन है वो इकोनॉमिक सिस्टम के जो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन है, जो बेनिफिट्स है, वहाँ पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आज के डेट में. एंड दिस इज अमंग द पार्टिसिपेंट, एन अपॉर्चुनिटी एंड रिस्क अमंग द पार्टिसिपेंट्स. तो इसको इंश्योर करने के लिए फार्मर्स को क्या करना है कि जो रियल टाइम एक्सेस है मार्केट की, उसकी इन्फॉर्मेशन होनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि सप्लाई चेन में क्या होता है कि किसी भी जगह पे अगर आपने एक बार ब्रेक लगा दिया तो पूरी सप्लाई चेन टूट जाती है. इसी वजह से एपीएमसी बनी, मंडीज बना, ई नाम बना, ताकि जो पूरी जो एक फ्लो है एग्री सप्लाई चेन का वो बरकरार रखा जा सके. ना कुछ अदर इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स की बात करें तो इट इज़ एन एफिशिएंट सप्लाई चेन दैट इंक्लूड इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट, मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द प्रोडक्ट लॉसेस. जो भी पेरिसेबल आइटम्स हैं या कोई भी ऐसे आइटम्स, एग्रीकल्चर आइटम्स हैं जिसकी लॉसेस हो सकती है, जिनकी शेल लाइफ कम है, उनको जल्दी से सप्लाई चेन के थ्रू जहाँ पे जिस डेस्टिनेशन में जाने हैं, जिस मार्केट में जाने हैं, वहाँ तक पहुँचाया जा सके. Now talking about the cover of the entire gamut of the activities, so from productions to farm processing, distribution and retailing, these are some of the important components when it's come to the agri supply chain. तो ये जो कुछ important चीजें हैं आपको ध्यान रखना है from farm to processing, distribution and retailing, right? Now coming to the issues with the supply chain in India, क्या क्या सप्लाई चेन के साथ इश्यूज है. अगर बात करें नेटवर्क ऑफ सप्लाई चेन के लिए तो वहाँ पे बहुत टाइम से देयर इज अ लॉन्ग प्रेजेंस ऑफ इंटरमीडियरीज, जो बिचौलिए हैं, जो मिडिल मैन हैं, उनकी प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा है. एंड मेनी अ टाइम्स फार्मर रिसीव द डिस्टॉर्टेड इन्फॉर्मेशन.
फार्मर के पास जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो नहीं है, दे आर बीइंग मिसगाइडेड एंड मिसलीडेड बाय दिस इंटरमीडियरीज, राइट। तो उससे बचाने के लिए सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग करना है। मैं आगे आपको बताऊंगा क्या क्या ऐसे फीचर्स रखे हैं सरकार ने। Now the other is like the presence of large number of other players that result in the pocketing them into the remuneration। जो उनको पैसे मिलते हैं, मान लो कोई चीज का सेल प्रोड्यूस हुआ, उसके जो पैसे वो मिल रहे हैं वो एडिक्वेटली फार्मर के जो बेनिफिट्स हैं वो उनको मिले, ना कि जो मिडिल मैन है वो उनके प्रॉफिट्स को खा जाए, राइट। नाउ द रिजल्ट इन फार्मर गेटिंग द होल्ड, अगर बात करें अगर वो रॉन्ग स्टिक में जाता है तो कहीं ना कहीं प्राइस का एक्सकलेशन होता है और फार्मर को उसका लॉस सहना पड़ता है। अगर बात करें प्रोड्यूसर ऑफ एग्री प्रोडक्ट्स, दैट मियरली इज 30 to 35% इन द मार्केट प्राइस। और जो एनुअल वेस्टेज है प्रोडक्ट, जो एग्री प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे अगर प्रेसेबल आइटम्स या और भी कोई ऐसा आइटम्स है जहाँ पे वेस्टेज जाती है, तो उसकी अगर आप अमाउंट देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा हाई है, दैट इज $900 बिलियन एंड दिस इज ड्यू टू पुअर सप्लाई चेन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सरकार ने इस बार, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा भी होगा, एग्रीकल्चर जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है वो बनाए हैं ताकि पूरे कंट्री में, पैन इंडिया, टॉकिंग अबाउट द स्मॉलेस्ट सिटीज, अर्बन सिटीज एंड द अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल, एक यूनिवर्सल चेन बनाने की कोशिश की गई है पूरे इंडिया में, ताकि जो फार्मर के जो लॉसेस हो रहे हैं ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज वो खत्म किए जा सके और उनको कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी मिल सके। ना इसके लिए रोबोस्ट सप्लाई चेन होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द सप्लाई ऑफ फ्रेश एंड पेरिसिबल प्रोडक्ट्स। ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी शेल लाइफ कम होती है, जैसे आप अगर वेजिटेबल्स में लोगे, टोमेटोज हैं, राइट, और मशरूम्स हैं, ऐसे कुछ कुछ आइटम्स हैं जो कि जल्दी ख़राब होते हैं, उनको पेरिसिबल के प्रोडक्ट्स में काउंट किया जाता है। तो गवर्नमेंट ने कुछ नोबल फीचर्स इंट्रोड्यूस किए, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लॉन्च किए जो पूरी एग्री सप्लाई चेन है, जो पेरिसेबल आइटम्स है, उनको एक तरह से बूस्ट करती है, उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करती है। सो द फर्स्ट इज डिजिटल एनालिटिक्स। डिजिटल एनालिटिक्स की अगर बात करें तो गवर्नमेंट ने ई-नैम लेकर के आया। ई-नैम इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, यू मस्ट हैव रेड, इट इज ऑलरेडी एन ओल्ड इनिशिएटिव बट अगेन वेरी सिग्निफिकेंट एंड इंपॉर्टेंट। द सेकेंड इज प्रिकॉशन फार्मिंग। जो प्रिकॉशन फार्मिंग हैं उसमें भी काफ़ी चीज़ें इंक्लूड की गई थी। एफिशिएंट फार्म लेंडिंग विथ इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस, फार्मर के लिए चाहे वो डीडी न्यूज़ में डीडी किसान चैनल हो या और भी ऐसे मोबाइल एप्लीकेशंस हो जिसके मदद से वो अपने सप्लाई चेन को इम्प्रूव कर सकते हैं। Now centralizing the platform, integrating farmer and wholesale market to provide timely information कि एक्चुअल प्राइजेस क्या हैं, अवेलेबिलिटी कहाँ है, वो अपने फार्म प्रोड्यूस को कहाँ सेल कर सकते हैं, इस सारी चीज़ों की जो रियल टाइम जो अवेलेबिलिटी होती है, जो रियल टाइम स्टेटस होता है, वो उनको पता चलता रहेगा, राइट। Now IoT based advanced analytics and manufacturing plants. So these are some of the important schemes that has been launched or initiatives you can rather call initiatives लिए गए हैं digital analytics फॉर्म में, जो कि एग्री सप्लाई चेन को इम्प्रूव करेगी। Now the other is improving the finances and crop insurance, क्योंकि अगर फार्मर्स को लॉस होती है तो क्रॉप के इंश्योरेंस होना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे इनोवेटिंग फाइनेंसिस मॉडल फार्मर थ्रू पार्टनरशिप ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स और डिजिटल पार्टनर्स के थ्रू, और FPOs जो हैं, जो फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पे कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात की गई है फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशंस, राइट। डिजिटल इकोसिस्टम फॉर क्रॉप इंश्योरेंस, जो क्रॉप इंश्योरेंस है उसके डिजिटल इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाएगी। एंड मार्केट लिंकेजेस बिटवीन द फार्मर एंड द बायर हैज इंक्रीजेस द फार्मर इनकम बाय एटलीस्ट 8 to 10%। तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स आप देख सकते हो, जो फार्मर की इनकम है उसमें कम से कम 8 से 10% का इजाफा हुआ है। देयर इज एन इंक्रीजमेंट फ्रॉम 8 to 10%। नाउ कमिंग टू द इन्वेस्टमेंट इन द कोल्ड स्टोरेज, अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कोल्ड स्टोरेज की मार्केट काफ़ी बड़ी है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया में जो इसकी साइज है वो 2020 तक डबल हो जाएगी, फ्रॉम इट वुड रीच टू 7 to 9 बिलियन डॉलर्स, राइट। और जो प्लेयर्स हैं दे वुड इन्वेस्ट इन रेफर सिस्टम्स जो होते हैं, पैक हाउसेज होते हैं, अल्टरनेटिव एनर्जी टेक्नोलॉजीज हैं, केमिकल ट्रीटमेंट्स हैं, ये सारे चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग और कोल्ड स्टोरेज को आगे बढ़ावा भी मिल रहा है। Now the other part is investing in fruit, vegetable pulses to meet the demand। जो ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो कि डेली बेसिस पे हर हाउस होल्ड में रिक्वायर्ड है, तो उसके सप्लाई चेन को कैसे बढ़ाया जाए, उसके डिमांड को कैसे पूरा किया जाए। सो this could be unlocked by 15 to 20 billion dollar by 2025, और ये बूस्ट करेगी फार्मर के इनकम 30 to 35% के आसपास।
तो डिमांड इन कंसंट्रेटेड 6 क्रॉप्स जो हैं उसमें मैं आपको कुछ नेम कर देता हूँ. इट्स मैंगोज, tomatoes, potatoes, onion, grapes and pomegranate. So these are some of the things which are highly in demand, right? Now उसके बाद बढ़ते हैं अपने अलग टॉपिक की तरफ, that is prioritizing agriculture and its research needs. तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर रिसर्च है और जो ज़रूरतें हैं, किस तरह से रिसर्च एक्टिविटीज़ ने एग्रीकल्चर को प्रायोरिटाइज किया है, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे. सो द फर्स्ट कि जो एग्रीकल्चर सिस्टम है, एग्रीकल्चर जो रिसर्च है, दैट प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन जनरेटिंग नॉलेज, एक नॉलेज इम्पार्ट करने में, ताकि क्या क्या फैक्टर्स हैं प्रोडक्शंस ऑफ मॉडर्न फार्मिंग ये पता चल सके, राइट. Success of the sector depends upon how effectively the system can reach, it can utilize the knowledge and solve the problems. तो किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, उसके एक टेक्नोलॉजिकल या रिसर्च एक्टिविटीज़ के थ्रू उस प्रोडक्टिविटी को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर रिसर्च के थ्रू पता चलती है. तो इंडिया में कुछ एपेक्स इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस पर काम कर रहे हैं. सबसे पहले ICAR, उसके अलावा स्टेट और सेंटर के जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो, कृषि विज्ञान केंद्र जिसको KVCs भी कहते हैं, GICR इंस्टीट्यूट्स और प्राइवेट रिसर्च फैसिलिटीज़ भी हैं जो इन पे काम कर रहे हैं. नाउ उसके बाद देखें इंपॉर्टेंस क्या है एग्रीकल्चर सेक्टर की. मैंने आपको शुरुआत में बताया कि काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का हमारे GDP में, राइट. सो इट कंट्रीब्यूट 70% हमारी पूरी GDP में इसकी कंट्रीब्यूशन है. और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो जो टोटल पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट देती है वो है 60 to 70%. इतने लोग सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं. And India has 25% of the world farmers and 48% of the arable lands. तो ये जो फैक्ट्स हैं ये आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ प्रोडक्टिविटी ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शंस की बात करें तो दैट हैज सरपास्ड 300 मिलियन टन्स. और अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो एग्रीकल्चर की है उसके मुताबिक कि ट्वाइस एज इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द पॉवर्टी. तो एग्रीकल्चर अपने आप में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल सेक्टर है, बट ज़रूरत है इसको सही तरीके से रेगुलेट करने की, टेक्नोलॉजी इम्पार्ट करने की, ताकि फार्मर्स हैं उनको बेनिफिट मिल सके, प्रॉपर प्रॉफिट उनको मिल सके. And India is at the opportune time so that it can explore the world food market. क्योंकि इंडिया से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे अगर मैं टर्मरिक की बात करूँ, आप देखोगे जिस तरह से कॉफ़ीज़ में अलग अलग वैरायटीज़ हैं, तो US में टर्मरिक को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन हो रहा है. वहाँ पे टर्मरिक लाटे या फिर इस तरह की चीज़ें इंट्रोड्यूस की जा रही है सुपर फूड्स के तौर पे. चाहे हमारी जैक फ्रूट है जो हम इंडिया में यूज़ करते हैं, उस चीज़ों को वहाँ सुपर फूड डिक्लेयर किया गया. तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है फार्म सेक्टर को बूस्ट करने में जब आपकी डिमांड ग्लोबल लेवल पे हो. नाउ इंडिया नीड टू अपग्रेड द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अवेलेबल टेक्नोलॉजी. तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर तो सरकार ने कोशिश की ही है, और जो अवेलेबल टेक्नोलॉजीज़ है उसमें भी प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट के ICAR के जो इंस्टीट्यूशंस है वो बहुत हद तक मदद कर रहे हैं, राइट. नाउ कमिंग टू द रोल ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, यहाँ पे किस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर जो रिसर्च है उसने क्या कंट्रीब्यूट किया. तो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम से अगर आप देखेंगे तो जो बेसिकली कोशिश की गई थी, जो हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स हैं उनको लाया जाए, इम्प्रूव की जाए जो इरिगेशन है फैसिलिटीज़ उसको, और सही फर्टिलाइजर्स क्रॉप्स को दिए जाए. ओवर फर्टिलाइजर्स करने से भी जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हैं वो खराब होती हैं. नाउ एक्सपेंशन ऑफ द एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी दैट इज एन इंस्ट्रूमेंटल, ताकि जो हायर ग्रोथ है वो मिल सके, फूड सिक्योरिटी को रीच कर पाएँ और जो पॉवर्टी है उसमें रिडक्शन आ पाए, राइट. सो फूड जो बेसिकली पॉवर्टी रिडक्शन हो. हाई लेवल ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है सो दैट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इज देयर, एंड इफ देयर इज अ प्रोडक्टिविटी और इन्हांस प्रोडक्टिविटी होगी, अल्टीमेटली बेटर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस होगी, ओवरऑल GDP में कंट्रीब्यूट होगा, और जो फार्मर के जो प्रॉफिट शेयरिंग्स हैं वो भी बढ़ेंगे, राइट. Now talking about the needs to encourage the private participation, सरकार की ये कोशिश है या ऐसे की जानी चाहिए कि जो हमारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है PPP मॉडल पे काम करें, ताकि जो बैरियर है टेक्नोलॉजी की, लैब्स की, क्योंकि कई ऐसे स्टेट्स हैं जिनके पास प्रॉपर फंडिंग नहीं है लेबोरेटरी सेट करने के लिए, बिकॉज दे नीड हाई स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट्स जो कि काफ़ी महंगी होती है. तो PPP के मॉडल पे इन पे काम किया जा सकता है. And 3 things that can make technology more effective is the extension, irrigation and rural infrastructure. तो इन तीनों चीज़ों पे सबसे बड़ी काम करने की ज़रूरत है.
नाउ डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इन इंडिया क्या है स्टेटस, अगर मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताऊं तो 1869 में जब लॉर्ड मायो के टाइम पे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर क्रिएट की गई थी। ये कई बार आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी ज़रूरी है। उसके बाद जो अर्लीस्ट एविडेंट दिखी एग्रीकल्चर रिसर्च में, सो इंडिया में स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर स्टैब्लिश की गई थी इन द इंडियन प्रोविंसेस ड्यूरिंग 1880। ये ब्रिटिश के टाइम की मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ। एंड दिस वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फेमाइन कमीशन। तो फेमाइन कमीशन के बारे में आपने मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। सो चेक अपॉन द कमीशंस रिकमेंडेशन, and if you have any other details, do share your like content in the comment section down below. एक अपॉइंटमेंट बनाई गई थी, जो अपॉइंटमेंट था फर्स्ट एग्रीकल्चर साइंटिफिक स्टाफ की, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो वहाँ पे उस टाइम पे थी आज़ादी से पहले 1887 में ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट की गई थी। बाद में व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का सेटअप हुआ। KVK जो किसान विकास केंद्र है वो फर्स्ट इस्टेब्लिश की गई थी पुडुचेरी में इन 1974। उसके बाद एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी भी बनाई गई। सो दीज एजेंसीज आर लुकिंग टू ऑगमेंट द एग्रीकल्चर रिसर्च और जो फार्म प्रोडक्टिविटी उसको कैसे इंक्रीज किया जा सके, राइट। Now to address the contemporary future challenges, it is very essential to incorporate the following. इन कुछ चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि हम जो essential challenges है उनको ख़त्म कर सकें। तो फर्स्ट इज जो हायर एग्रीकल्चर रिसर्च है उनकी स्पेंडिंग जो है वो 0.4% है जीडीपी की इंडिया में, कंपेयर टू अदर कंट्रीज। अगर मैं ब्राज़ील के बारे में बताऊं तो वहाँ पे 1.8% है, और जो दूसरे डेवलप कंट्रीज हैं लाइक चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, वहाँ पे 3.07% की स्पेंडिंग करते हैं वो अपने जीडीपी का। तो इंडिया में फिर भी काफ़ी कम है, जहाँ पे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया 60 to 70% लोग सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड है। उसके बाद फोकस होनी चाहिए नॉन क्रॉप एग्रीकल्चर सेक्टर्स पे, क्योंकि दिस इज बिकमिंग अ ह्यूज पोटेंशियल। आज के मार्केट में प्रॉफिट शेयरिंग इस जगह से काफ़ी ज़्यादा है। जो हमारे छोटे किसान हैं, जो स्मॉल होल्डर्स हैं, चाहे वो वुमेन्स हो, तो ये कंप्राइज करते हैं 87% ऑफ द टोटल फार्मर्स, एंड 47.3% हैज अ लैंड होल्डिंग, एंड 73.6% आर द रूरल वुमेन और द फार्मर, राइट, विथ 12.6% ऑफ द लैंड होल्डिंग। तो गवर्नमेंट इन पे भी ध्यान दे। 10,000 FPOs बनाए गए हैं। देयर इज अ नीड टू रिसर्च एंड कोलैबोरेट विद द फार्म वेलफेयर एसोसिएशन जो FPOs को और ज़्यादा प्रमोट करें। एंड द लास्ट वुड बी प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। तो PPP मॉडल पे अगर कहीं काम हो सकता है उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। रिसर्च एक्टिविटीज़ में, एग्री लेबोरेटरीज में, ये सारी चीज़ों में जब प्राइवेट पार्टिसिपेशन होगी तो अल्टीमेटली जो एग्रीकल्चर की जो क्वालिटी है या जो रिसर्च एक्टिविटीज़ में जिस चीज़ों की ज़रूरत है वो अल्टीमेटली इम्प्रूव होगी, और उसका जो फ़ायदा होगा, फाइनल बेनिफिशियरी वुड बी फार्मर, राइट। तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज एग्रीकल्चर रिसर्च फॉर फूड सिक्योरिटी एंड इनकम। तो इनकम को कैसे इंश्योर किया जा सकता है विथ द इंक्रीजिंग क्वालिटी इन द एग्रीकल्चर रिसर्च, राइट। तो कमिंग टू द एग्रेरियन कंट्री, जैसे इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एग्रीकल्चर में रिफॉर्म एक बहुत बड़ी टूल के तौर पे साबित हो सकती है। बहुत बड़ी पोटेंशियल है एग्रीकल्चर की। एंड विद द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जो डाइवर्सिफिकेशन है, जिस तरह से डाइटरी डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई है इंडिया में भी, राइट। एंड ऑन द अदर हैंड अगर बेस रिसोर्सेज की बात करें तो लैंड, वाटर इज बीइंग इन्फिनाइट है, इसकी कोई अवेबिलिटी नहीं है। बहुत हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड काफ़ी ज़्यादा है, बट अगेन द यूटिलाइजेशन इज नॉट दैट प्रॉपर। तो एग्रीकल्चर रिसर्च की अगर बात करें तो इट कैन बी अ सेवियर फॉर एड्रेसिंग द फूड सिक्योरिटी, इनकम ऑफ द फार्मर एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए जो प्री और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इट हैज़ ऑल्सो इंश्योर्ड द 3 फेसेट्स, जो अगर पोस्ट और प्री हार्वेस्ट में जो ध्यान दी गई है उससे फूड की अवेबिलिटी, एक्सेस और अफोर्डेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। इनफैक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है इसका, राइट। बात करें पोस्ट इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर डिपेंडेंस की अगर, तो जो एग्रीकल्चर रिसर्च की है, जिस तरह से पोस्ट इंडिपेंडेंस आज़ादी के बाद बहुत सारी एग्रीकल्चर रिसर्च पे ध्यान दिया गया, गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर रिसर्च पे ध्यान दिया था। ग्रीन रेवोल्यूशन एक बहुत बड़ी सक्सेस रही है इंडिया में। तो टू इंटेंसिफाई द रिसर्च एंड रेनफेड क्रॉप प्रोजेक्ट फॉर इंटेंसिफाइंग द रीजनल रिसर्च ऑन कॉटन, ऑयलसीड और मिलेट्स ध्यान दी गई। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1954 में। उसके बाद ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन प्रोजेक्ट बनाई गई ऑन मेज, दैट वाज स्टार्टेड। फिर इंटरनेशनल रिसर्च राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बनाए गए जो कि हेल्प कर रही थी जो ड्राफ्ट हाई यील्ड राइस वैराइटीज़ हैं उनके ऊपर। फिर AICRP बनाया गया, दैट वाज लॉन्च्ड
इन 1965। अब इसके बारे में डिटेल में थोड़ा विकीपीडिया भी कर लें ताकि आपको सारी चीज़ों के बारे में एक क्रोनोलॉजी पता हो जाए। Now, most of the intensive rice breeding was started in 1965 with the development of Taichung 1. So this is again very important. ये आपकी मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए ज़रूरी है। Now, spread of modern varieties जैसे कि पर्ल मिलेट्स है, सोग्राम हाइब्रिड्स है, ये सारी चीज़ें 1960 तक ऑलरेडी अपने एपेक्स पे चल रही थी। नाउ द सक्सेस ऑफ इम्प्रूव्ड वैरायटीज ऑफ इंटीमेटेड ड्यू टू कुछ अगर इसके कारण मैं आपको बताऊं तो हाई इन्वेस्टमेंट थी 1970s में, जहां पे क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम भी सरकार की तरफ से लाया गया था, राइट। उसके बाद क्या चीज़ें की गई, इंट्रोडक्शन की गई विद द डेवलपमेंट ऑफ एफिशिएंट सीड सिस्टम, जो कि 1980s तक हमने एफिशिएंट सीड सिस्टम भी अडॉप्ट कर लिया था। उसके अलावा ग्रेजुअल इंक्लूजन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर की जो पार्टिसिपेशन थी वो धीरे धीरे दिखने शुरू हो गई थी। ग्रेजुअली वी हैव मूव टुवर्ड द प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। लिबरलाइजेशन शुरू हो गई थी सीड इंडस्ट्रीज के 90s में। ये 1990s जो लिबरलाइजेशन के टाइम जिस तरह से इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुई तो एग्रीकल्चर पहले लिबरलाइज हो गया था। रिसर्च की अगर बात करें तो लाइव स्टॉक में, फिशरीज में, लॉन्ग टर्म फर्टिलाइजर्स, एक्सपेरिमेंटल सॉइल टेस्ट क्रॉप्स के रिसॉल्व हो गए, या फिर जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, ये सारी चीज़ों को ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। नाउ रिसर्च फार्म इम्प्लीमेंट्स मशीनरी हैव स्टार्टेड इन 1975 और यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बनाई गई थी, जो कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन की जो रिकमेंडेशन थी 1949 में आफ्टर द इंडिपेंडेंस कि रूरल यूनिवर्सिटीज़ हों एग्रीकल्चर पे, तो वो सारी चीज़ें इस्टेब्लिश की। और जो फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो इस्टेब्लिश की गई थी वो पंतनगर में इस्टेब्लिश की गई थी 1960 में, राइट। ना बात करें अगर रिसर्च फॉर फूड सिक्योरिटी पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में कुछ बातें मैं आपको बताऊं। इंडिया ने फेस किया है सीवियर ड्राउट्स इन 1964 और 1965 में, आपको पता होगा, इट इज़ एविडेंट। तो इंडिया को ज़रूरत पड़ी थी अमेरिकन वीट की, जिसका वेराइटी था PL 480। सो दैट वाज लेवल्ड द शिप टू माउथ टू द कंट्री, राइट। और उसके बाद टू ओवरकम दिस 5 जो ड्राफ्ट वेराइटीज़ थे उसमें 200 ब्रीडिंग लाइन इंट्रोड्यूस की गई 1963 में। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, फिर वाइट रेवोल्यूशन की तरफ हम आगे बढ़े। आज की डेट में इंडिया डेयरी सेक्टर में भी लीड कर रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड। And the diagnostic and vaccine development research also took place in eradications of some deer diseases, जो क्रॉप रिलेटेड डिजीजेस थे उनको खत्म करने में ये मदद हुई। और फिर 1986 में जो टेक्नोलॉजिकल मिशंस थे ऑन ऑयल सीड वाज अगेन इंट्रोड्यूस्ड। सो दीज आर सम ऑफ द रिसर्च एक्टिविटीज दैट टुक प्लेस पोस्ट इंडिपेंडेंस, राइट। Now coming to the other topic, that is research and development for the sustainable agriculture। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, इस एडिशन में सारी चीज़ें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और एग्री रिफॉर्म के बारे में ही बात है। तो यहाँ पे जो रिसर्च और डेवलपमेंट है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। तो एज पर रिसेंट थर्ड एडवांस एस्टिमेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन, ऑयल सीड्स एंड अदर कमर्शियल क्रॉप 2019-20 की अगर रिपोर्ट्स देखें तो इंडिया ने प्रोड्यूस किया है ऑलमोस्ट 295.67 मेट्रिक टन ऑफ द फूड ग्रेन, 3.5 मेट्रिक टन ऑफ ऑयल सीड्स, 33.5, 358.14 मेट्रिक टन ऑफ शुगर केन एंड 36 मिलियन बेल्स ऑफ कॉटन एंड 9.2 मिलियन बेल्स ऑफ जूट एंड मिस्टा। तो यहाँ पे कोई नंबर्स आपको याद नहीं रखना है, जस्ट अंडरस्टैंड जो क्रोनोलॉजी है जिस चीज़ की प्रोडक्शन है उसके बारे में आप समझ लें कि किसके बाद कौन सी चीज़ें आती हैं। ना बात करें अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, तो इट हैज़ लार्जली रिलाइड ऑन पब्लिक फंडिंग प्रोविजन जो डिसमेंटल थ्रू द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट एक्सटेंशन जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया गया। उसके बाद जो फोकस थी वो सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ थी, सो दैट फूड ग्रेन जो फूड प्रोडक्शन है दैट कैन बी फॉर 3 to 5 year प्लान। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक प्रॉपर पॉलिसी बनाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ताकि सारी चीज़ों को ध्यान रखा जा सके और रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाया जा सके, राइट। ना कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ की अगर बात करूँ यहाँ पे, तो दिस एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व लाइक मैनेजमेंट इन द रिसर्च इनोवेशन, improvement in the efficacy and efficiencies through domestic and international collaborations, right। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो गई, appropriate institutional linkages हो गए, कमर्शलाइज इम्प्रूव टेक्नोलॉजीज हैं, ये सारी चीज़ें इसके पार्ट्स होंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो रैपिड विटनेस की गई ग्रोथ की वो 1980s के टाइम पे थी, जब एक लिबरलाइज्ड पॉलिसी का बेसिकली गवर्नमेंट ने कोशिश की, दे हैव इनिशिएटेड, टैक्स एग्जेम्पशंस दिए कि बहुत जगह पे छूट मिली,
रिबेट दिया गया, रिलैक्सेशन दिया गया ऑन द इम्पोर्ट ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज़ के लिए, इम्पोर्ट ऑफ इक्विपमेंट्स फॉर रिसर्च, राइट. Now more than 50% of the agri inputs are supplied by the private sectors. तो आप देख सकते हो जो हम प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे थे, जहाँ PPP मॉडल की बात हो रही है, तो वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर ऑलरेडी एक अच्छे पैमाने पे कंट्रीब्यूट कर रही है इंडिया में. एंड R&D की पॉलिसी की बात करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, तो दैट हैज शिफ्टेड टू एनहांस द PPP वेयर पब्लिक फंड आर एलोकेटेड बाय द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस. तो दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन द रिसर्च एक्टिविटीज़, ताकि जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है, लीड सेक्टर्स हैं, उनको बढ़ाया जा सके, राइट. नाउ कमिंग टू द एग्रीकल्चर इनपुट्स, यहाँ पे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, उसकी जो एनवायरनमेंट है एग्री इनपुट सेक्टर की, वो आप कुछ अलग अलग पैरामीटर्स पे समझ सकते हैं. सबसे पहले अगर बात करूँ सीड्स की, तो प्रोडक्शंस जो है फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड्स के लिए ICMR ने, ICR जो हमारी है, वो डेवलप की हाइब्रिड और ड्राउट रेजिस्टेंट सीड्स को. तो ये एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी. उसके बाद दे हैव जेनेटिकली मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप, वेरियस लाइक रूल्स बनाए गए, नेशनल सीड पॉलिसी 2002, सीड्स एक्ट 1966. तो ये दोनों चीज़ें ने बहुत हद तक सीड्स के प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद की है. उसके बाद बात करें अगर फर्टिलाइजर और एग्रोकेमिकल की, तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स बेस्ड सब्सिडी दिए गए 2010 में. फिर नीम कोटेड यूरिया था, ताकि जो बेसिकली जो यूरिया है उसमें नाइट्रोजन अगर हो, तो बेसिकली क्रॉप्स की जो लाइबिलिटी है, जो क्रॉप्स की जो लाइफ है, सॉइल की भी जो लाइफ है, वो बढ़ सके. बायो फर्टिलाइजर्स लाए गए, नैनो फर्टिलाइजर्स की इंक्लूड की गई, केमिकल फ्री कल्टिवेशन की बात की गई, राइट. उसके बाद अगर फार्म मशीनरी इक्विपमेंट्स की बात करें, तो CHC जो है बेसिकली, तो वहाँ पे दे हैव इंट्रोड्यूस एप्स टू फैसिलिटेट द मैक्सिमाइजिंग फार्म मैकेनाइजेशन थ्रू नेटवर्किंग. और इस चीज़ के लिए कृषि किसान ऐप लॉन्च किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पे हाई यील्ड वैराइटीज़, जियो फेंसिंग और जियो टैगिंग के बारे में जानकारी दी गई. नाउ द अदर पार्ट इज इरीगेशन, जहाँ पे फोकस किया गया क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पे, इनोवेशन पे, एंड इरीगेशन एंड फर्टिलाइजिंग टेक्नोलॉजीज पे. तो बात करते हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर की, किस तरह से स्मार्ट एग्रीकल्चर ने बूस्ट किया. तो स्मार्ट फार्मिंग का जो पूरा एम है, दैट इज टू रिप्रेजेंट द एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज इनटू एग्रीकल्चर. और यहाँ पे कुछ ब्रीडिंग्स प्लांट्स थे, जेनेटिक रिवोल्यूशंस भी देखने को मिला. और जो ICT के जो सॉल्यूशंस हैं, जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैं, उन्होंने इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मदद लिया, सेंसर और एक्यूएटर्स के यूज़ किए गए, जियो पोजिशनिंग सिस्टम भी, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी काफ़ी ऐसे सैटेलाइट्स यूज़ किए हैं जो कि एक्यूरेट वेदर्स, या जो जियो पोजिशनिंग सिस्टम है वो एग्रीकल्चर को डेडिकेटेड है. बिग डेटा का यूज़ किया गया, अनार्म्ड एरियल व्हीकल जिसको UAV भी कहते हैं, ड्रोन्स कहते हैं, इन सारी चीज़ों को यूज़ की गई. रोबोटिक्स तक का इस्तेमाल किया गया है स्मार्ट एग्रीकल्चर्स के लिए. तो बात करें क्लीन और ग्रीन एग्रीकल्चर की, तो जो हमारे वेस्टेड हैं एग्रीकल्चर के या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के जो वेस्ट हैं, उसको फर्टिलाइजर में यूज़ किया गया एनिमल को फीड करने के लिए. दे कैन बी ऑल्सो वैल्यूराइज्ड इन द बायो मीथेन प्लांट्स टू जनरेट द कंपोस्ट. ठीक है, जो कंपोस्टिंग का जो प्रोसेस है, उसको भी क्लीन और ग्रीन एनर्जी को ध्यान में रख करके सारी चीज़ें की गई हैं. उसके अलावा बायोगैस इज अगेन यूटिलाइजेस एग्रीकल्चर वेस्ट एंड कन्वर्ट इट टू द फ्यूल एंड फर्टिलाइजर. सो बायोगैस इन द लाइक रिमोट एरियाज और जो छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इसका यूटिलिटी है और इसके एडवांटेजेस काफ़ी हाई हैं. Now coming to the other topic, that is strategies to boost the India global agriculture trade. किस तरह से ग्लोबल ट्रेड को बढ़ाया जा सके in terms of boosting the farms income as well. तो WTO की जो प्रिडिक्शंस हैं, उनके मुताबिक 2020 में जो ग्लोबल ट्रेड है, वो उसमें जो इजाफा देखा जाएगा, दैट इज़ 13 to 32%. बट पेंडेमिक की वजह से इसमें प्रिडिक्शंस थोड़ी गिरी हैं. और जो एग्रीकल्चर है, दैट अकाउंट फॉर 16% ऑफ द GVA, जो मैंने आपको पहले बताया, एंड 40% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इज कमिंग फ्रॉम दिस सेक्टर, एंड 11% ऑफ इंडिया ट्रेड विद द वर्ल्ड. जो इन पूरे विश्व में जो पूरी ट्रेड है हमारी, उसमें 11% जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर्स कंट्रीब्यूट करती है. एंड इंडिया इज द 8th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. दिस इज अगेन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट. एंड इंडिया रैंक इन द कैटेगरी ऑफ trading across the border. Across the border we trade, जहाँ पे under the ease of doing business, India has jumped in ranking from 80 to 68. पहले हमारी 2019 में जो रैंकिंग थी वो 80 हुआ करती थी. नाउ वी हैव रीच टू 68 रैंकिंग इन 2020, राइट. तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है. ना बात करें एग्री एक्सपोर्ट्स की, अगर
तो यहाँ पे इन 1920 जो एग्री स्पोर्ट्स हैं उसकी अगर आप डेटा देखोगे, सो दीज लाइक 10.8% ऑफ इंडिया मर्चेंडाइज ट्रेड, मैंने अभी इनिशियली आपको बताया था। एंड एज कम्पेयर टू द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर इम्पोर्ट हैज़ हाइक्ड और एक्सपोर्ट डिप हुई है। कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज़ की अगर बात करो जो इसमें इवॉल्व हैं, तो फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, मैरीटाइम प्रोड्यूस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, कॉफ़ी बोर्ड है, टी बोर्ड है, स्पीसीज बोर्ड ऑफ इंडिया है। ये सारी चीज़ों का, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स। तो आप जब भी लिखें तो इस तरह के जो बॉडीज़ हैं उनके बारे में ज़रूर कोट करें। मोर देन 130 एग्री प्रोड्यूस हैज़ बिन अक्रॉस जीआई स्टेटस दी गई है, जो जोग्राफिकल इंडिकेशन की जो स्टेटस है वो भी दी गई। एंड एक्सपोर्ट हैज़ डिप्ड इन द पेंडेमिक, सो एफडीआई हैज़ ऑल्सो बीन ड्रॉप्ड। पेंडेमिक को देखते हुए जो इसकी पोस्ट रिकवरी है कम से कम 1 से 1.5 साल और लगेंगे, देन ओनली दिस सेक्टर कैन रिवाइव और इट कम इनटू द नॉर्मल पेस। नाउ ट्रेड कॉन्स्टिट्यूएंट्स की अगर बात करें तो टॉप 5 एग्रो कमोडिटीज़ हैं फॉर द 64% ऑफ द एग्री प्रोडक्ट्स। उसमें अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊं तो सेरल्स की कंट्रीब्यूशन 20% है, फिश कंट्रीब्यूट करती है 18.2%, मीट का कंट्रीब्यूशन 9.75% है, कॉफ़ी, टी और स्पेसीज जो हैं वो 9.74% है, और शुगर की जो पूरा कमोडिटीज़ में एग्री कमोडिटीज़ जो हम बाहर भेजते हैं, ट्रेड करते हैं, शुगर के 6.5% है। तो परसेंटेज आप याद ना रखें, बल्कि ये क्रोनोलॉजी किस हायरार्की में चल रही, कौन ऊपर है कौन नीचे है, इसके बारे में आपको ध्यान होना बिल्कुल ज़रूरी है। Now, similar 50% of the agri imports are accounted for the animal, vegetable and fat oils. तो जो टॉप चीज़ों को जो हम इंपोर्ट करते हैं उसमें है एडिबल फ्रूट्स, काफ़ी एप्पल, ऐसे ऑरेंजेस, जो एग्जॉटिक फ्रूट्स हैं इंडिया में जो आते हैं, चाहे आपने ड्रैगन फ्रूट देखा होगा, कीवी देखा होगा जो न्यूजीलैंड से आती हैं, ये सारी चीज़ें इंडिया में इंपोर्ट हो रही है। और इंडिया में बाहर के फूड, इंपोर्टेड फूड का काफ़ी मार्केट हाई हुआ है रिसेंट 5-10 सालों में। नट्स हो गए, जो आप ड्राई नट्स खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें बाहर से आती है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, कांधार हो, ईरान हो, इन कंट्रीज से काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट भी होती है। वेजिटेबल ऑयल्स की बात करें, जो बिवरेजेस हैं, कॉफ़ी हो गई, टी हो गई, स्पेसीज हो गई, ये सारी चीज़ें एक मेजर से कंट्रीब्यूट करती है हमारे बेसिकली टोटल इंपोर्ट को, राइट। नाउ ट्रेड बैरियर्स की मैं आपको थोड़ी सी बातें बता दूं, क्योंकि जो टैरिफ है वो बहुत ही कस्टम ड्यूटीज़ हैं, इंडिया के जो एक्सपोर्ट स्टिफ टैरिफ है, तो वहाँ पे भी चीज़ें देखी गई है कि कुछ कंट्रीज़ ने हायर टैरिफ भी लिया है और हायर रेट्स भी रेंडर किए हैं। तो एक बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट बनाने की ज़रूरत है जहाँ पे एवरेज टैरिफ हो। तो इंडिया का जो एवरेज टैरिफ इन इंडिया इज़ 38.8%, जहाँ पे स्विट्जरलैंड इज़ 36.5%। ना कुछ रिसेंट डेवलपमेंट के बारे में भी आप जान लें, तो एग्रीकल्चर एंड एलीट सेक्टर आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द लॉकडाउन। लॉकडाउन के बाद भी एग्रीकल्चर और एलीट सेक्टर को एग्जेम्प्टेड रखा गया ताकि ये सेक्टर डेटोरेट ना करे, गिरे नहीं। और इन मार्च 2020 ICAR हैव इशूड द एडवाइजरी रिलेटेड टू द थ्रेशिंग, हार्वेस्टिंग एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग। तो किसान रथ ऐप के बारे में आपको पता होगा, दिस फैसिलिटेट द फार्मर ट्रेड्स इन आइडेंटिफाइंग द सुटेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। फिर क्रॉप सॉफ्टवेयर भी लाई गई टू इशू द सर्टिफिकेट्स। उसके बाद ऑल इंडिया एग्री ट्रांसपोर्ट 24/7 कॉल सेंटर भी बनाए गए, लॉन्च किए गए ताकि फार्मर को हेल्प हो सके। फिर वेयर हाउस ट्रेडिंग मॉड्यूल्स एंड FPOs, जो हमारे फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लिए प्रॉपर मॉड्यूल बनाया गया, ई नाम के साथ कोलैबोरेट भी किया गया। कैबिनेट ने एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड भी बनाने की बात की है। And India is the first country to evoke the peace clauses of breaching the subsidy limit for the rice in 2018-19, ताकि फार्मर्स को उनके जो फार्म प्रोड्यूस है, जो MSP है, वो इंश्योर किया जा सके। एंड गवर्नमेंट स्कीम ऑन द रिमिशन ड्यूटीज एंड टैक्स एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स फॉर द WTO कंप्लायंस। तो बात करते कुछ इंपॉर्टेंट फॉलोइंग आर द वेज दैट कंट्रीब्यूटेड इन ऑगमेंटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीकल्चर ट्रेडेड। एक जो एग्रीकल्चर की ट्रेड है वो कैसे बढ़ी है, कैसे इंप्रूव हुई है। तो अगर बात करें एक्सेसिबिलिटी ऑफ फार्मर, तो फार्म प्रोड्यूस एंड जो ट्रेड कॉमर्स है प्रमोशन फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस लाई गई, जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट भी हुआ राज्यसभा में, लोकसभा में। द इंटायर सेशन वॉज बिंग डिस्टर्ब और इसको लेकर के बेसिकली बहुत ज़्यादा इश्यूज भी हुई हैं। फार्मर्स काफ़ी प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, पंजाब, हरियाणा जैसे रीजन में, उत्तर प्रदेश तक में भी प्रोटेस्ट है। तो देखना होगा गवर्नमेंट MSP को लेकर के, आज भी आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कि जो नई बिल है वो किसी तरह से इम्पैक्ट नहीं करती है। एक एक्सप्लेनेशन, एक क्लैरिफिकेशन आज की न्यूज़पेपर में भी आई हुई है। FPOs इफेक्टिवली यूज़ हो, न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू मार्केट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हो, जो ट्रेड बैरियर्स है उनको नेगोशिएट किया जाए
ऑनलाइन और अलर्ट्स इंपोर्ट को लेकर के सारी बातें बताई जाए, हेल्प डेस्क बनाई गई सो दैट फार्मर टू नो हाउ द इंफॉर्मेशन ऑन द नॉन ट्रेड बैरियर कैन बी अ डेस्टिनेशन कंट्री, और रेगुलर कंसल्टेशन विद द फार्मर थ्रू ऐप एंड ऑनलाइन सेंटर हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, राइट। नाउ बात करें अगर इनोवेशन की, तो इनोवेशन इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस ऑन द स्मार्ट एग्रीकल्चर, क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए हैं जिससे स्मार्ट एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जा सकता है। और ये एक ऐसी टॉपिक है जो आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक डायरेक्ट सवाल इस पर पूछे जा सकते हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर पे। You can see this image, you can easily find out how the smart agriculture works. तो FAO जो है उनकी एस्टिमेट के मुताबिक अगर देखें तो जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन है दे हैव इंक्रीज टू 60% टू सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ फूड एंड फीड, राइट। तो FAO डिफाइन करती है जो स्मार्ट एग्रीकल्चर है दैट इज अ 3 डायमेंशन, उनके 3 डायमेंशन है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बाय जॉइंटली इंक्रीजिंग द फूड सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट चेंजेस। तो 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स जो बताए गए हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, FAO की तरफ से, वो है सस्टेनेबिलिटी, इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड इनकम, दूसरा adapting and building the resilience to climate change, and third is reducing the greenhouse gas emission। तो ये 3 पिलर्स FAO की तरफ से सजेस्ट किए गए हैं जिन पे काम करने की जरूरत है। नाउ आगे बढ़ते हैं, क्या क्या ऐसे इनोवेटिव प्रैक्टिसेस हैं जिनको इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है ऐसे प्रैक्टिसेस फॉर हायर रिसोर्स एंड यूजर्स एफिशिएंसीज। तो पहली है प्रिसिशन इन सीड सोइंग एंड प्लांटेशन। तो एग्रीकल्चर में जो प्रिसिशन सीडिंग्स होती है एक मेथड है जहाँ पे सीड्स दैट इन्वॉल्व प्लेसिंग सीड इन द प्रिसिस स्पेसिंग एंड डेप्थ। तो एक प्रॉपर वर्टिकल कॉलम्स बनाए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली सारी चीज़ों को प्लेस किया जाता है। नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रिसिशन इन न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है उसके लिए साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट बनाए गए हैं। SSNM है जो कि एक साइज बेस्ड अप्रोच है जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स को किस तरह से क्या रिक्वायरमेंट है एक स्पेसिफिक फील्ड कंडीशन दी जाती है उनके क्रॉपिंग सीजन को देखते हुए। नाउ दिस अप्लाई टू फार्मर जहाँ पे उनके टेक्निकल सपोर्ट्स भी दी जाती हैं, लोकल क्रॉप यील्ड की तरफ ध्यान दिया जाता है, टीलेज सिस्टम है और फर्टिलाइजर्स की यूजेस, एक्सटर्नल इनपुट्स क्या क्या करने हैं और किस तरह से अपनी न्यूट्रिएंट सप्लाई सॉइल को इंक्रीज करना है, ये सारी चीज़ें जानकारी इनकी न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में बताई जाती हैं। ना स्मार्ट फर्टिलाइजर्स की अगर बात करें तो स्मार्ट फर्टिलाइजर्स में जैसे मैंने आपको बताया कि डोजेस जो हैं उसकी जो कैसे यील्ड की इंप्रूव की जाए, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली रखा जाए, तो स्मार्ट फर्टिलाइजर्स की भी यूजेस बढ़ी हैं। जैसे स्मार्ट फॉस्फेट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अगर बात करूं तो जिंक, बोरोन, मैग्नीज, ये कुछ स्पेसिफिक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो जिनके ज़रूरत के हिसाब से क्रॉप्स में दिए जाते हैं। नौ स्मार्ट फास्फोर्ट्स हैं जैसे कि रिप्लेसमेंट की गई है, DAP, SSP एक्सेट्रा को रिप्लेस किया गया है। तो स्मार्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कैन रिप्लेस द वाटर सॉल्युबल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिंक, सल्फेट्स, बोरेक्स, ये सारी चीज़ों को रिप्लेस किया जा सकता है विद वाटर सॉल्युबल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। नाउ एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम को लाया गया है। जब इरिगेशन सिस्टम ऑटोमेटेड हो जाती है तो फार्मर्स को मैनुअली चीज़ें करने की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो मिनिमम मैनुअल इंटरवेंशन होती है। ऑलमोस्ट जो सिस्टम है जैसे ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है, सरफेस के थ्रू दिया जाता है। तो मेनी टाइम्स सेंसर के यूज़ किए जाते हैं, कंप्यूटर मैकेनिकल एप्लीकेशंस की यूज़ होती है जहाँ पे मैनुअली फार्मर्स को नहीं जाना पड़ता है, ऑटोमेटेड सारी चीज़ें सिस्टम काम करती हैं। नो वीड्स एंड पेस्ट मैनेजमेंट की अगर बात करूं तो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस क्रॉप्स भी बनाए गए जो हमारी GM क्रॉप्स थी हर्बिसाइड रिलेटेड। तो वहाँ पे कमर्शियली इनको स्टार्ट किया गया था 1995 में फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अमेरिका, एंड दीज क्रॉप वर डेजिग्नेटेड टू टॉलरेट द स्पेसिफिक ब्रॉड बेस्ड हर्बिसाइड्स, राइट, विच किल सराउंडिंग फ्लोरा बट लीव द कल्टिवेशन क्रॉप इंटैक्ट। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी यूज़ की गई है फॉर ऑटोमेशन। सो दीज इन्वॉल्व ऑटोनोमस रोबोट्स, GPS, लेजर्स मैनेजमेंट, अल्ट्रासोनिक पोजीशंस एंड क्रॉप स्प्रेइंग ड्रोन्स। UAV का भी इस्तेमाल किया गया, ड्रोन्स की भी मदद लिए गए ताकि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेशन भी इंक्लूड किया जा सके एग्रीकल्चर्स में। इंडिया में कुछ जगह पे ये चीज़ें हो रही हैं, बट टॉकिंग अबाउट द डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, इवन अगर मैं सिंगापुर के बारे में बताऊं तो सिंगापुर हैज़ बीन ऑलरेडी बीन यूजिंग दिस काइंड ऑफ थिंग। चाइना में चीज़ें चल रही हैं, जापान हैज़ बीन यूजिंग, साउथ कोरिया हैज़ बीन यूजिंग। सो दीज कंट्री हैव ऑलरेडी बीन अप्लाइंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेशन। नाउ बात करें अगर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशंस की, तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशंस आप समझते हैं जैसे कि नई क्रॉप्स को लाना, अलग अलग पैटर्न्स, अलग अलग क्रॉप की वैरायटीज़ को इंक्लूड करना, सो दो की कंप्लाई करे कम्प्लीमेंट्री मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। तो कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं, कुछ ड्राइविंग फोर्स हैं जो कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में मदद करती है। सो द फर्स्ट इज इंक्रीजिंग इनकम इन द स्मॉल फार्म होल्डिंग, ओके।
द अदर इज विथ स्टैंडिंग द प्राइस फ्लक्चुएशन, मिटिगेटिंग इफेक्ट्स है जो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी है उसको लेकर के, इम्प्रूविंग फोडर फॉर द लाइफ स्टॉक एनिमल्स, इसमें मदद मिलती है, मिनिमाइज करती है ये इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस को, एंड डीपनिंग द क्रॉप रोटेशन, डिक्रीजिंग जो इंसेक्ट पेस्ट है उसको कम करना, जो वीड्स के प्रॉब्लम है उनको खत्म करना। तो जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है उसके फायदे काफ़ी अधिक हैं। और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे सीधा सवाल आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, तो प्रीलिम्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और अगर आप मेंस में लिखते हैं इसको तो ये सारी चीज़ों को आप ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें, राइट। और मैं ये बता दूं कि हमारी एक डेली इनिशिएटिव है, डेली टॉपिक वाइज न्यूज़ एनालिसिस, जिसको आप हर दिन देख सकते हैं। इसमें न्यूज़ हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस ली जाती है, जो भी उस दिन की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है उसकी पूरी इन डेप्थ डिस्कशन होती है, ताकि आपको रियल एग्जामिनेशन में चाहे वो प्रीलिम्स और मेंस हो उसमें मदद मिल सके। तो इस इनिशिएटिव्स को भी आप रेगुलर बेसिस पे व्यू कर सकते हैं। और अगर कोई भी कंसर्न हो तो हमें ज़रूर बताएं, विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। फॉर टाइम बिंग आई एम साइनिंग ऑफ, विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।